श्रद्धा, व्हाट इज क्लास? क्लास में क्या क्या आप ये कर सकते हो? एक क्लास के अंदर जैसे आप मेथड्स लिख सकते हो, वैसे आप क्या क्या ऐड कर सकते हो क्लास के अंदर? मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रक्टर्स, और क्या क्या मॉडिफायर्स, ये सब लिख सकते हो क्लास के अंदर। वो सब आपको बताना है। कौन बताएगा क्लास, व्हाट इज क्लास? ऑफ, ब्लूप्रिंट ऑफ किसकी? और टेम्पलेट फ्रॉम विच कैन बी ऑब्जेक्ट कैन बी created. Okay, and what is object? Object is a instance of class. It is an entity of state and behavior. Entity of state and behavior. What is the meaning of state and what is the meaning of behavior? This is data of an object and behavior represent functionality. Okay. Swapnil, again explain karo what is object. State and behavior. State means क्या बताया था पूजा? State represent data of an object. बिहेवियर मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, खुद का ही एग्जाम्पल ले लो। आपका नाम क्या है? स्वप्निल है। तो वो क्या हो गए? आपका स्टेट हो गया। एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो आपका नेम क्या हो गया? स्टेट हो गया। एंड बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटी, मतलब आपका नेचर कैसा है, वो सब क्या हो गया? आपकी फंक्शनैलिटी में आए। ठीक है। तो विदाउट क्लास आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो क्या? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। समझा? स्कैनर क्लास, श्रद्धा, व्हाट इज स्कैनर क्लास? लैपटॉप का कुछ काम नहीं, लैपटॉप बंद करके रख दो। नोटबुक रख सकते हो सामने। ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन लेना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही नहीं क्रिएट होता, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सिस्टम डॉट इन लेना होता है। उसका मीनिंग क्या होता है? इन मतलब क्या? इनपुट। किससे लेना है? यूजर से इनपुट लेना है। आप अगर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो ब्रैकेट में आप पैरामीटर पास करोगे सिस्टम डॉट इन, वो अगर आपने पास नहीं किया तो स्कैनर क्लास आपका वर्क करेगा नहीं। यूजर से इनपुट नहीं ले पाएगा वो, आपने अगर सिस्टम डॉट इन नहीं लिखा तो। और क्या क्या देखा था स्कैनर क्लास के अंदर हमने? यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं हम? फॉर लूप का यूज करके। जो यूजर से इनपुट लेते हैं वो ग्रीन कलर में आता है, उसी वैल्यूज को अगर प्रिंट करना है तो ब्लैक। हाँ, लेकिन कैसे करना पड़ता है? बाय यूजिंग फॉर लूप। दो फॉर लूप लगेंगे उस केस में आपको। एक से भी काम चल सकता है। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, सिस्टम सॉरी प्रिंटिंग स्टेटमेंट, वो आपको किस में लेना है? एक ही फॉर लूप अगर यूज करना है तो पहले वाले फॉर लूप के अंदर ही लेना है। तो आउटपुट कैसे देगा देखो। पहले जो आएगा आपका ग्रीन कलर में जो आएगा वो यूजर का इनपुट रहेगा। एंड उसके इमिडिएटली नीचे क्या आएगा आपका? प्रिंटेड जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपने दो फॉर लूप लिए तो ऐसा होगा क्या? नहीं, सारे वैल्यूज पहले यूजर के आ जाएंगे। सपोज आपने 10 एरे की साइज 10 डिफाइन की थी,
तो 10 वैल्यूज यूजर के आ जाएंगे, उसके बाद आपको प्रिंटेड वाले 10 वैल्यूज मिलेंगे, अगर आपने दो अलग अलग फॉर लूप लिए तो। और अगर एक ही फॉर लूप लिया तो क्या होगा, एक यूजर की वैल्यू, एक प्रिंटेड वैल्यू, अगेन एक यूजर की वैल्यू, एक प्रिंटेड वैल्यू, ऐसे आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये था स्कैनर क्लास। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट उप्स कंसेप्ट। उप्स क्या होता है, एक एक बताओ। प्रांजलि, प्रांजलि आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, उप्स कंसेप्ट क्या होती है, प्लीज एक्सप्लेन। Okay, ma'am. So, basically, OOPS means object-oriented programming system. Uh, हम्म, so, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसका यूज सबसे ज्यादा किसमें होता है, जब आपको एक मेथड, सपोज आपके पास एक मेथड है, तो आप उसे मैन्युअली टाइप करके दूसरे क्लास में ले सकते हो। लेकिन वैसा होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मेथड रहेगी क्या आपकी? नहीं, no, ma'am. वहां पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स आपके रहेंगे। तो ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली, इतने मेथड्स को आप रिपीट लिखोगे, एक क्लास में भी लिखोगे, सेम आपको दूसरे क्लास में भी लिखना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या चीजें? नहीं है। तो No. इसीलिए आपके पास उप्स कंसेप्ट है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा उप्स कंसेप्ट है। आपने देखा, कोई भी एक मेथड ले लो, उसकी विदाउट ऑब्जेक्ट आप कर सकते हो क्या? कोई भी एक एग्जांपल बता दो कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम उन मेथड्स को कॉल कर सकते क्या? नहीं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये टोटली किस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। नाउ इसमें हमने क्या क्या देखा था? Abstraction, inheritance, encapsulation, and polymorphism. Hello, हाँ बोलो। ma'am. Am I ठीक है, audible? यस यस, ये चार चीजें स्क्रीन दिख रही है ना प्रांजलि? Yes, ma'am. हम्म, तो ये चार चीजें हमने उप्स कंसेप्ट में कवर की थी। नाउ चार, आप लोग भी चार हो। प्रांजलि abstraction एक्सप्लेन करो। Okay, so ma'am, abstraction is a process in which we hide certain details and show only essential details. And abstraction achieved either by interface or by abstracted classes. And in that, we need to use abstract keyword, which is a non-access modifier for class and method. And abstract class, it is a restricted class, so in that we cannot create object also. That's it, ma'am. ओके, नाउ हाउ टू अचीव abstraction by using abstract class? Okay. ऐसा जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो ना, वैसे मैन्युअली बता दो सिर्फ कि आप क्या करोगे। एक क्लास ले लोगे सबसे पहले, अब्स्ट्रैक्शन अगर अचीव करना है बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या करोगे आप? Firstly, नहीं, पहले तो एक क्लास बनाओगे जो कि आपका कैसा क्लास रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट रहेगा पहला वाला। और उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर के मेथड्स आपको किस में लेने हैं, पब्लिक क्लास के अंदर। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उनको क्या नहीं रहती, बॉडी नहीं रहती। तो इसीलिए उन मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स कैसे होते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड होते हैं, मतलब उनको बॉडी नहीं रहती और उनको खुद का कोड नहीं रहता। तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, ऐसे मेथड्स का कुछ यूज होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का रन होगी क्या वो, तो लिख के कुछ मीनिंग नहीं है। तो हमारा एम क्या है उसमें, उन मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करना, उनको उनका खुद का कोड प्रोवाइड करना, जो कि कैसे पॉसिबल है, पब्लिक क्लास के अंदर ही पॉसिबल। इसीलिए हम क्या करेंगे,
अब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा, उसके अंदर आपके मेथड्स रहेंगी। उन मेथड्स को हमें किसमें, पब्लिक क्लास के अंदर कॉल करना है। तो आप क्या करोगे, दूसरा पब्लिक क्लास क्रिएट करोगे, उसके अंदर मेन मेथड के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता, ठीक है। तो पब्लिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको एरर थ्रो करेगा, एक्सटेंड करने के बाद क्या बोलेगा वो, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। उसको क्या लगेगी, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स लगेगी, क्योंकि आप उसको किससे एक्सटेंड कर रहे हो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास से। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, तो वो क्या कहेगा, पहले उन मेथड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद उन मेथड्स को क्या मिल जाएगी, बॉडी। वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है, आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। आपको बस उसका क्या प्रोवाइड करना है, जो भी कोड है, बॉडी मिल जाएगी। वो स्पेस बीच में का ब्लैंक रहेगा, तो आपको उसमें कोड लिखना है। कोड के अंदर मतलब जो भी कोड है वो देना है, देन उन मेथड्स को क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करना है, ठीक है। नाउ सेकंड था अब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस। वो कैसे करोगे प्रांजलि? हाउ टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस? So in that also we cannot create object. So implement करना होगा मैम उसको, हम्म, क्लास टू इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होगा। यस। इंटरफेस टू क्लास अलाउ है क्या? नहीं। नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू इंटरफेस नहीं हो सकता ना, पब्लिक क्लास के इंटरफेस। देखो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास टू इंटरफेस भी आपने किया। इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ जो भी रूल्स है, कुछ अलग है क्या? दोनों के रूल्स सेम है। अब्स्ट्रैक्ट जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वैसे ही हम इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरफेस के सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को इंटरफेस के अंदर भी ले लिया, तो उसमें कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। वो मेथड्स वैसे की वैसे, अनइम्प्लीमेंटेड है तो अनइम्प्लीमेंटेड ही रहेंगे। वो इम्प्लीमेंटेड हो पाएंगे क्या, इंटरफेस के अंदर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इंटरफेस के अंदर भी क्या करना है, पब्लिक क्लास लेके उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। सेम है दोनों भी प्रोसेस, सिर्फ एक में आपको क्या लेना है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास लेना है, और दूसरे में इंटरफेस लेना है, इतना ही डिफरेंस है। हाँ, प्रांजलि कंटिन्यू। प्रांजलि। Yes, ma'am. So firstly, we need to create interface like we create a class. So in that we give some public method. Sorry, public इसमें कुछ मेथड देनी है। बाद में अगर हमने उसको बॉडी नहीं रहेगी, अगर हमने स्टैटिक मेथड यूज की तो उसमें बॉडी के अंदर कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना होगा, जिसको बॉडी रहती है स्टैटिक को। बाद में हम इंटरफेस को एक क्लास क्लास में हम सॉरी करेक्ट है, कंटिन्यू। मैम सॉरी आई कांट एक्सप्लेन। देखो, कौन कर सकता है एक्सप्लेन? श्रद्धा। बाय इंटरफेस। उसमें क्या होता है कि हम पहले इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, बाद में एक पब्लिक क्लास देते हैं। पब्लिक क्लास में हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो भी इंटरफेस में हमने मेथड बनाए होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट होती है, सो उनको बॉडी नहीं होगी। सो उनको बॉडी करने के लिए हम जो पब्लिक क्लास बनाते हैं उसका मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमें पब्लिक क्लास का ही बनाना होता है। जो पब्लिक क्लास का बनाया है उसके ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल है उससे हम इसे कॉल कर सकते हैं। मतलब सेम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जैसे था वैसे ही इंटरफेस का है, सिर्फ यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको क्रिएट करना है, वहां पे इंटरफेस क्रिएट करना है, बाकी ऑल प्रोसेस सेम है। एम भी सेम है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के एंड इंटरफेस के जो भी रूल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एक दूसरे से, इसीलिए। और एक चीज मैंने बताई थी, इंटरफेस के अंदर अपडेशन क्या आया था,
static methods allow. स्टैटिक मेथड्स अलाउ हुई है इंटरफेस के अंदर, जो कि पहले नहीं थी। अभी भी नॉन स्टैटिक अलाउ है क्या उसमें? नहीं। लेकिन अगर स्टैटिक मेथड आपने इंटरफेस के अंदर लिख भी दी तो उनको कॉल कैसे करना है? Without observation, direct call. लेकिन नहीं, कैसे? पहले हम इंटरफेस का नेम देते हैं। इंटरफेस का नेम, उसके बाद डॉट देना है, तो ही वो मेथड कॉल होगी। कौन सी? इंटरफेस की स्टैटिक मेथड। वो ऐसे कॉल नहीं होती जैसे बाकी मेथड्स हम करते हैं वैसे। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है एब्स्ट्रैक्शन में? नो। पूजा, इनहेरिटेंस। Inheritance means we can access the all the properties and members in another class. So there are four types of inheritance. First is single level inheritance. Second is multi-level inheritance. Third is a हायरार्चिकल। hierarchical inheritance, and fourth is a मल्टीपल इनहेरिटेंस। वन बाय वन, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल। next in single level inheritance. When we create one class and then one class are extending all the properties of another class. Suppose we have uh, two classes, class A and class B. Then class B are extending all the properties of class A. Then the second is a multi-level. In that multi-level inheritance, one class are extending. Suppose we have three classes, class A, class B, and class C. Then the class B are extending class A, and class C are extending class B. And third is the hierarchical inheritance. There is no interconnectivity of each element. So I have three classes, class A, class B, and class C. So class B are extending class A, and class C also extending class A. Both classes are extending only one class. पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। And fourth is a multiple inheritance. Java is not supported in multiple inheritance, but by using interface we can achieve. वो हमने लिया था क्या? हाँ, मल्टीपल का बाद में लिया था ना? हाँ, वो कैसे अचीव करना है? हम पहले तो इंटरफेस क्रिएट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इंटरफेसेस। और एक जो इनहेरिटेंस लेता है, तो एक जो मल्टीपल का जो एक क्लास रहता है उसमें हम उनको एक्सटेंड करते हैं, मीन्स मोर देन वन इंटरफेस एक क्लास के लिए। क्लास टू इंटरफेस क्या करते हैं? एक्सटेंड नहीं होगा क्लास टू इंटरफेस। मतलब इसके कौन से मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में हमारे पास क्या रहेगा? मल्टीपल इंटरफेसेस रहेंगे, और उन मल्टीपल इंटरफेसेस के जो भी मेथड्स है उन्हें हमें किस में कॉल करना है? सिंगल क्लास के अंदर। मतलब ये ऐसा हुआ कि सपोज 4 स्टूडेंट्स है, चारों के भी जो प्रॉपर्टीज है, उनके कैरेक्टर्स है, उनका जो भी नेचर है, वो उनका थोड़ा 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 लेके क्या कर रहे हैं, फिफ्थ जो स्टूडेंट है उसके अंदर वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक स्टूडेंट के अंदर ही 4 स्टूडेंट के प्रॉपर जो भी कैरेक्टर है, जिनका नेचर है, वो उनको एक ही स्टूडेंट में चाहिए। ऐसा हो गया। तो हमारे पास इस केस में क्या रहेगा? मल्टीपल इंटरफेसेस रहेंगे, उनमें मल्टीपल मेथड्स रहेंगे, उन मेथड को हमें सिंगल क्लास के अंदर क्या करना है? कॉल करना है। इतना ही है। और इंटरफेस के मेथड से तो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, जिनको बॉडी वगैरह नहीं रहेंगे, और उनको हमें क्या करना है? बॉडी एंड कोड प्रोवाइड करना है इन द पब्लिक क्लास। उस क्लास के अंदर वो अगेन आपने अगर उसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या एरर थ्रो करेगा? एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स बोलेगा, और जितने भी आपने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया है सारे मेथड्स उसमें कॉल हो जाएंगे। उनको बॉडी मिलेगी, आपको बस कोड प्रोवाइड करना है और उसको रन करना है। नाम से ही पता चलता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना है सिंगल क्लास के अंदर। चारों भी हो गए। हायरार्चिकल एंड मल्टी लेवल में डिफरेंस क्या है? मल्टी लेवल जो है वो इंटरकनेक्टेड है, उसमें एक चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट क्लास ऐसा नहीं है। हर टाइम क्या हो रहा है? मतलब
सेकंड क्लास फर्स्ट को करता है, थर्ड क्लास सेकंड को करता है। तो जब सेकंड क्लास फर्स्ट को करता है तो उसमें क्या होता है, ए क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज को सेकंड क्लास सुपर क्लास हो जाता है, क्लास बी क्या हो जाता है, सब क्लास। लेकिन जब हमें सेकंड क्लास के प्रॉपर्टीज थर्ड क्लास में लेनी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्लास 3 सब क्लास हो जाएगा, क्लास 2 सुपर क्लास हो जाएगा। लेकिन हायरार्चिकल में ऐसा है क्या, दो चाइल्ड क्लासेस को एक ही पेरेंट क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। नाउ स्वप्नी एनकैप्सुलेशन। encapsulation के लिए हाँ ठीक है, चलेगा। encapsulation is a process of wrapping similar code in one place. We get this over and for in encapsulation we have gates and filters. They can gators and sellers. In gators method is written on a value of each variables and the setter method set up state or update its value of variables. For the gators and setters methods, we use the public class because public private in both cases. First in gates method we use a private class and after that to get the value and update the value of a variable we use the public class. पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स। पब्लिक ही क्यों यूज करते हैं मेथड्स को, बिकॉज प्राइवेट मेथड्स होते हैं तो सुपर हमारे पास जो मेथड्स होती है इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें दो स्टेप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट क्या करना है, मेथड शुड बी प्राइवेट, और उस प्राइवेट मेथड को आपको क्या करना है, दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करना है, जो कि पॉसिबल है क्या, विदाउट पब्लिक गेटर सेटर मेथड नहीं। हम प्राइवेट का एक्सेस किस में रहता है, विदाउट विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास ओनली, उस क्लास के अंदर ही रहेगा। फिर भी हमें उसके जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे क्लास में लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पब्लिक गेटर सेटर मेथड को अप्लाई करना होगा। और उन गेटर सेटर्स को अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वो पर्टिकुलर प्राइवेट मेथड है उसको क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी पहले, एंड देन उसको सिर्फ हमें कॉल करना है बाय यूजिंग गेट मेथड। गेट का यूज सिर्फ कॉल करने के लिए ही होता है, सेट में हम वैल्यूज को सेट करते हैं। श्रद्धा, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में ही होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। So polymorphism means one method, one can be achieve all the properties of others. So उसमें होता है कि दो मेथड होती है, ओवरलोडिंग होती है और अदर की ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग मतलब होता है कि जो सेम मेथड होती है एंड उसका पैरामीटर भी सेम होता है। एंड ओवरलोडिंग में क्या होता है, उसमें तीन चार टाइप आते हैं, जिसमें एक होता है कि हम सेम डाटा टाइप यूज करते हैं, नंबर ऑफ डाटा टाइप सेम यूज करते हैं, उसके टाइप नंबर ऑफ एंड सीक्वेंस होगी। सो हमें ऐसा होता है कि मतलब हम जो पैरामीटर यूज करते हैं एक क्लास का दूसरे क्लास में पैरामीटर यूज करते हैं तो उसका डाटा टाइप एक तो डिफरेंट होना चाहिए, एक तो उसका सीक्वेंस डिफरेंट होना चाहिए और अदर विल बी काउंट, हाँ काउंट शुड बी पैरामीटर का काउंट। सपोज एक में आपने ले लिया 0 पैरामीटर, दूसरे में 1 लिया, या तो एक में 1 लिया दूसरे में 2 लिया, ऐसा आपका पैरामीटर का काउंट डिफरेंट रहना चाहिए। और ये तीनों भी रूल्स, तीनों में से एक भी रूल्स अगर कोई मेथड फॉलो करती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे ओवरलोडेड मेथड बोल सकते हैं। उसके लिए उसने तीनों भी रूल्स फॉलो करने जरूरी है क्या, नहीं, कोई भी एक भी रूल फॉलो किया तो भी हम उस मेथड को ओवरलोडेड मेथड कह सकते हैं। देन व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग में पैरामीटर से वो भी सेम उसमें भी मैंने क्लास के अंदर होता है ओवरराइडिंग में, हम मतलब होता है डिफरेंट क्लास के अंदर होता है। ओके, उसमें ओवर राइडिंग में मैंने आपको ये बताया था, कुछ ऐसे 4 ये थे, अलग अलग सिनेरियोस थे, मतलब चाइल्ड का रेफरेंस लिया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट लिया तो क्या होगा, वो सिर्फ इतना बताओ, चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, जो 4 केसेस मैंने लिए उनका बस बताओ कि कौन कौन से मेथड वो कॉल करेगा, ज्यादा डीप नहीं। मतलब सपोज चाइल्ड का ऑब्जेक्ट लिया, पेरेंट का रेफरेंस लिया,
तो कौन कौन सी रेगुलर मेथड कौन सी कॉल करेगा और ओवरराइडेड मेथड कौन सी कॉल करेगा, इतना ही बताना। पहले तो सिनेरियो बताओ क्या है। हम्म रेगुलर में पेरेंट एंड चाइल्ड कॉल होगी, ओवरराइड में चाइल्ड कॉल चाहिए बट पेरेंट कॉल हो जाए, उसके लिए एक अलग मेथड को इंटरफेस से यूज करना पड़ता है, मल्टीपल इंटरफेस। तो आफ्टर दैट चाइल्ड मेथड कॉल होती है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट में और पेरेंट का इंटरफेस। सिनेरियो सेकंड। सेकंड हम हम्म क्या हुआ? पेरेंट का भी रेफरेंस भी पेरेंट का ही है एंड ऑब्जेक्ट भी पेरेंट का ही है, तो कौन सी मेथड कॉल होगी? तो पेरेंट पेरेंट की ही होगी। लेकिन अगर चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट लिया तो क्या होगा? जो रेगुलर मेथड्स है वो किस किस की होगी कॉल? पेरेंट बोथ। क्यों? चाइल्ड मतलब पेरेंट प्रॉपर्टी थोड़ी चाइल्ड इसीलिए रेगुलर पेरेंट की भी क्लास होगी, लेकिन जो ओवरराइडेड मेथड है वो सिर्फ चाइल्ड की ही कॉल होगी। ये जो 4 सिनेरियो है वो इंटरव्यू को बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए। देन केस 4 थी जो कि पॉसिबल थी क्या? नहीं, उसके लिए क्या बोला था? मतलब ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से क्रिएट करते हैं उसका, जैसे टाइप कास्टिंग का किया था। चाइल्ड क्लास में ये तो यस, वही। क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए वो लिखते हैं और पेरेंट्स समझा इतना? नाउ प्रांजलि, एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग। Okay, ma'am. So exception handling is a process to handle the runtime error, uh, in which there is a try, catch, and finally. Uh, this is the exception keywords. So try uh, try block is a set of statement where actual exception can occur, and it must follow the catch and finally block. कैच Catch, एंड फाइनली नहीं, कैच और फाइनली। sorry, catch or finally block. So catch block is used to handle the exception, and these block must follow the try block, and a single try block have multiple catch blocks, and then finally it it execute when exception whether exception is handled or not, and it is used to execute the necessary code of the program. हम्म उसका That's एक रियल टाइम एग्जांपल बताया था आपको, क्या नहीं बताया था? देखो, फाइनली ब्लॉक क्या है, वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। तो आप उसमें ऐसे केसेस, उसका रियल टाइम एग्जांपल देखो, ऐसे केसेस लिख सकते हो। सपोज आपको कोई ऐसी फाइल है जो कि फाइल या एप्लीकेशन बोल दो, वो क्लोज करना है। मतलब ये कोड रन होने के बाद उसको क्लोज करना है, कुछ भी हो जाए वो क्लोज होना चाहिए। तो ऐसा कोड आप किस में डालोगे? फाइनली में डाल दोगे। मतलब हर टाइम क्या हो जाएगा, वो आपका क्लोज हो execute. जाएगा वो फाइल। एग्जीक्यूट मतलब ऊपर का जो कोड है, एक्सेप्शन है, वो हैंडल हुआ या नहीं हुआ तो भी वो क्या करेगा, फाइनली में उसको आपने क्या कमांड दी उसमें कि उस फाइल को क्लोज कर दो, तो वो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा हर आफ्टर ईच यूज। Okay. ठीक है। और अगर मुझे एक बात बताओ, ट्राई, कैच, फाइनली तीनों भी ब्लॉक हमें यूज करने हैं। फाइनली जो कैच ब्लॉक है वो हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो
सपोज 4-5 मेरे पास कैच ब्लॉक्स है और मुझे फाइनली का भी उसमें एडिशन करना है, तो कैसे करना चाहिए वो? आफ्टर बीच में कहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। सपोज 5 कैच ब्लॉक्स है तो जो फिफ्थ वाला कैच ब्लॉक है उसके बाद ही हम फाइनली ऐड करेंगे। ठीक है। और एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, डिविजिबल बाय जीरो। अरे इंडेक्स आउट डिविजिबल ऑफ बाय जीरो है वो किस में आता है? अरिथमेटिक में ही आता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, देन आईओ एक्सेप्शन मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अगर आपने कुछ ऐसा इनपुट दिया जो कि वैलिड नहीं है तो वो क्या करेगा? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन देगी। फाइल नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन, जो कि आपने ऐसे फाइल का पाथ उसमें दे दिया जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा? फाइल नॉट फाउंड वाला। देखो एक्सेप्शन के बहुत सारे टाइप से और भी, लेकिन आपको एज अ फ्रेशर इतने इंपॉर्टेंट है कि बाकी के और सेम ही रहता है वो। एक्सेप्शन कोई भी आया आप उसको हैंडल कैसे करने वाले हो? ट्राई कैच ब्लॉक में ही। तो कौन सा भी एक्सेप्शन आया तो आपको बस उसको क्या करना है? एक्सेप्शन को कॉपी करना है, जो भी उसका कोड है वो किसमें? ट्राई ब्लॉक में डालना है और उसको हैंडल करना है। नाउ मॉडिफायर्स, श्रद्धा आप एक्सेस बताओ, स्वप्निल नॉन एक्सेस। उसमें दोनों भी, फॉर क्लास एंड फॉर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर एंड एट्रीब्यूट, दोनों भी बताने हैं आपको। मॉडिफायर्स में एक्सेस मॉडिफायर क्लास के लिए नोटबुक, मतलब जितना हो सके उतना बताओ। खुद को आपको पता चलना चाहिए आपकी पढ़ाई कितनी है। बंद कर दो नोटबुक। कल तो टेस्ट है, क्या करोगे टेस्ट में? हमारे पास क्लास के लिए प्लेन वेंटेड के लिए तो क्लास के लिए भी होगी पब्लिक प्राइवेट एंड डिफॉल्ट होते हैं सो पब्लिक पब्लिक का जो प्राइवेट का भी क्लास होता है आपका? प्राइवेट हमसे क्लास का मॉडिफायर है प्राइवेट। मेरी फेवरेट एक्सेस का है लेकिन उसमें भी दो टाइप से, एक है आपका एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर क्लास एंड दूसरा है एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर मेथड्स। तो क्लास के अंदर आता है क्या प्राइवेट? मेरे को भी डिफॉल्ट क्लास में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। और प्रोजेक्ट क्लास के लिए हो तो पब्लिक का स्कोप होता है कि हम उस जो पैकेज है उसके अंदर होता है क्लास का एंड प्राइवेट डिफॉल्ट पैकेज के अंदर नहीं होता। विद इन दी सिंगल प्रोजेक्ट आप पब्लिक क्लास को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो सेम पैकेज हो चाहे वो डिफरेंट पैकेज हो। प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, वैसे नहीं होगा। बताओ आगे। डिफॉल्ट पूजा, एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर क्लास फॉर क्लास। क्लास पब्लिक एंड डिफॉल्ट हाँ बोलो। public measure में वो the public classes are accessible by any other classes and before we do not create any access modifier then it automatically creates the default modifier and access modifier for methods are public private डिफॉल्ट में और एक उसका स्कोप रह गया, डिफॉल्ट का स्कोप within that person within that class बाप रे बाप रे बाप रे। then package कर दिया डिफॉल्ट का जो स्कोप होता है विद इन दी सेम पैकेज होता है।
एक पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस रहेंगे उस क्लासेस के अंदर ही आप डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकते हो, दूसरे पैकेज में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट पब्लिक का पहले सुन लो। पब्लिक क्लास कब होता है? जब हम पब्लिक मॉडिफायर यूज करते हैं तब उस क्लास को हम पब्लिक क्लास कहते हैं। पब्लिक का एक्सेस कहाँ तक होता है? विद इन द सेम प्रोजेक्ट आप पब्लिक क्लास को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। इतने 2 पॉइंट्स पब्लिक के थे। नाउ डिफॉल्ट पे आ जाओ। डिफॉल्ट हमारा क्लास है, वो कैसे पता चलेगा? व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई अ मॉडिफायर। आपने अगर कोई भी मॉडिफायर वहां पे नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, खुद को डिफॉल्ट क्लास कंसिडर करेगा। उसके लिए डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं, आपने डिफॉल्ट लिखा तो एरर थ्रो करेगा वो। जब मॉडिफायर स्पेसिफाई ही नहीं करते ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट हो जाएगा। इतना ही था, उसमें क्या कंफ्यूज होने जैसा है? स्वप्निल, नॉन एक्सेस सॉरी नहीं, मेथड्स के बताओ। Public, private, protected, and default. Public access modifier is accessible within the same package or सेम पैकेज नहीं, सेम प्रोजेक्ट। same project. जैसे पब्लिक क्लास का है वैसे ही पब्लिक मेथड का भी है, सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। Private access modifier is accessible within the protected is protected access modifier is accessible within the same package. एंड Default may be available. Same package. एंड क्या है सब क्लास का, किसमें है? Protected. सेम पैकेज के अंदर के क्लासेस एंड The platform to skip that sub platform. दूसरे पैकेज का सब क्लास, मतलब कौन सा? चाइल्ड क्लास। उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं अगर मेथड हमारी प्रोटेक्टेड है तो। Private private and public use के हाँ, प्रोटेक्टेड ज्यादा यूज नहीं होता, प्राइवेट एंड पब्लिक ही ज्यादा यूज होते हैं, और डिफॉल्ट थर्ड नंबर पे आता है। प्रोटेक्टेड कभी ज्यादा इतना यूज नहीं होता, वैसा वैसी नीड नहीं होती हमें ज्यादा। default में भी same package में access. और कैसे कंसिडर करोगे आपकी ये मेथड डिफॉल्ट है? हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर ले लें तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, जैसा डिफॉल्ट क्लास होता है सेम वैसा। हो गए सब? एक्सेस के हो गए। स्वप्निल, नॉन एक्सेस। Access coordinator will not course to follow those and constructor. In non-access modifiers of the class, we have methods that is final and abstract. In final methods, we cannot be inherited other classes, and abstract method we can only use to create the object, the abstract classes or in the subclasses. We cannot be creating abstract object. And in non-access अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या नहीं होती? बॉडी नहीं होती, वो भी उसमें ऐड करना है पॉइंट। access modifiers for the injector, we have a final, abstract, or स्टैटिक। static, final visual acquisition methods cannot be needed in the static मॉडिफाई भी नहीं होती वो। static yeah. स्टैटिक में क्या नहीं कर सकते? मेथड स्टैटिक हो तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। और एक पॉइंट क्या लिख के दिया था? और method cannot be modified. हाँ सही बात है, लेकिन वो कंसेप्ट का पार्ट है, वो मॉडिफायर का पार्ट नहीं है। belongs to only that class of the set. हाँ, जो स्टैटिक कीवर्ड है वो बिलोंग किससे करता है? उसी class. क्लास से क्या ऑब्जेक्ट से? ऑब्जेक्ट का और स्टैटिक कीवर्ड का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। तो वो स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्यों बिलोंग नहीं करता? क्योंकि उसको जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की। स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्या हमें? हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट भी। तो वो किससे बिलोंग करता है? क्लास ओनली।
मतलब आपको मॉडिफायर्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत है सबको। नाउ प्रांजलि, constructor. What is constructor? What are the types of constructor and what are the rules to define the constructor? Okay, ma'am. So constructor is a special method that is used to initialize the object, and there is three types of constructor. First one is zero argument, second is parameterized, and third is default constructor. So there are some rules for constructor. First one is class name and constructor name should be same. After that, uh, we know after creating the object, no need to call constructor. It will be called automatically, and that's it, ma'am. और एक था, और एक रूल था, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. Okay, ma'am. Okay, explain zero argument constructor. So, ma'am, zero argument constructor in that we no need to give any argument, means any parameter like a string, int, or like that. So, uh, using public, we uh, create a method, and in that method body, we give some printing statement, and similarly we give regular method which is static, and in that also we need to give any printing statement. After that, in a main method we need to create an object, and after creating object, so no need to call that constructor method, uh, and for regular method we need to call it. So that's it. ओके, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर हम सेम पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं क्या? सेम डेटा टाइप के नहीं, हमें डिफरेंट डेटा टाइप के. डिफरेंट डेटा टाइप्स के. देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपने 3 कंस्ट्रक्टर लिखे तो तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डेटा टाइप्स देने होंगे. डेटा टाइप्स तो देने होंगे अलग. उनको कॉल अगर करना है तो कैसे करना है? ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट करने होंगे मैम, 3 ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट करने होंगे. यस, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे एंड वो जो भी उसका पैरामीटर है उसमें पास करना पड़ेगा, तभी जाके आपके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? सो मैम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए मैम, जैसे कि हमें एनी प्रिंटिंग स्टेटमेंट देके वो जो वेरिएबल असाइन किया है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, वो डॉट देके उसको कॉल करना होगा. हाँ, जैसे लेकिन सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा क्लास के अंदर? क्लास के अंदर हमें कुछ उसके वैल्यूज देनी होगी, जैसे कि इंट एज हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया, वैसे करके असाइन हाँ, करना होगा कुछ. और उसको कुछ वैल्यू हम देते हैं क्या? नहीं देते. वो वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? और मैम बाय डिफॉल्ट. डिफॉल्ट वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा. लेकिन जो जीरो आर्गुमेंट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कौन वैल्यू प्रोवाइड करता है? हमें यूजर करता यूजर है, को मतलब देनी हम. होगी. ठीक है. नाउ इसमें तो पता है क्या 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 गड़बड़ करोगे तो. कलेक्शन, श्रद्धा, पहले डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन में एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमें आर्किटेक्चर को स्टोर एंड मैनिपुलेट देखो तो डाटा भी है जो ट्रेड करने के लिए. कलेक्शन देखो, कलेक्शन एंड एरे में ज्यादा कुछ डिफरेंस है क्या? उससे और जैसे उस कंसेप्ट इम्पोर्टेंट वर्ड कलेक्शन एक सेपरेट कंसेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट होता है. कलेक्शन में फर्स्ट आता है कि सेट आता है और लिस्ट आता है. उसमें दो टाइप होते हैं. वो क्या है?
कलेक्शन के गुड। कलेक्शन ये फ्रेमवर्क के सेट एंड लिस्ट क्या है? इंटरफेसेस है। उन इंटरफेसेस के दूसरे क्या है? क्लासेस है। जैसे कि सेट में सॉरी लिस्ट में पहले लिस्ट का बताओ, लिस्ट में क्या क्या आएगा? स्टैक आता है। गुड। इसे क्या बोलते हैं? कलेक्शन की हायरार्की बोलते हैं। और कलेक्शन का जस्ट पेरेंट कौन है? parent collection just parent है collective set and list. हाँ और इटरेबल क्या है? पेरेंट पेरेंट है। मतलब याद है उतना तो। सेट में आता है तो नेक्स्ट सेट आता है एंड सॉर्टेड से। सॉर्टेड सॉर्टेड में क्या? ट्री सेट है। नेक्स्ट सेट में आता है तो ट्री है. अब मुझे बताओ, पहले लिस्ट के पास आते हैं। एरे लिस्ट का ले लो एग्जांपल। एरे लिस्ट के रूल क्या क्या होते हैं? मतलब आउटपुट उसका कैसे आता है? उसमें एरे लिस्ट में इफेक्ट के एलिमेंट्स फॉलो किया जाता है और डुप्लीकेशन अलग नल वैल्यूज अलग अलग होती है। लिस्ट के सभी में डुप्लीकेशन अलग होता है और सीक्वेंस फॉलो होता है. लेकिन जो सेट है उसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं. ओके। जो लिस्ट का जो आउटपुट है वो कैसे आता है? कौन से फॉर्मेट में आता है? नहीं पर टेबल हैश टेबल। हैश टेबल मतलब क्या? सीक्वेंस फॉलो. हैश टेबल का मीनिंग क्या? उसके आगे कुछ लिख के दिया था। एरे लिस्ट फॉलो डाटा. एरे लिस्ट के फॉर्म में वो डाटा स्टोर होता है। मतलब उसके स्टार्टिंग में एंड एंड में आपका एरे के जैसे ब्रैकेट्स रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? वो सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट के अंदर आपके एलिमेंट्स आएंगे लिस्ट के, एरे लिस्ट के। और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा आएगा। मतलब वो एक लिस्ट के फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? हैश टेबल के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करना बोलते हैं। ठीक है। सॉर्टेड सेट में क्या डिफरेंस है? सॉर्टेड मतलब लिस्ट का जो है वेक्टर, उसका हम क्या नहीं क्रिएट कर सकते? तो किसका करना पड़ता है? स्टैक का। मतलब वेक्टर ये पार्ट ही नहीं, उसमें वेक्टर में क्या है? स्टैक है। तो वेक्टर पर फोकस ही नहीं करना। देन अब सेट का बताओ प्रांजलि। प्रांजलि। Yes, ma'am. हम्म So, ma'am, there is a two types of set. First one is hash set, and second one is sorted set. So, sorted set में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. सो डायरेक्टली हमको ट्री सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. हम्म एंड हैश सेट में मैम हैश सेट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. हैश सेट का उसमें डुप्लीकेट्स वो अलाउ नहीं करता है, और नल वैल्यूज भी वो अलाउ नहीं करता है, और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता है उसमें. उसमें क्या आता है? सॉरी मैम, मतलब हैश सेट के अंदर कुछ लिख के दिया था। हायरार्की देखो एक बार। लिंक्ड हैश सेट किस में आता है? उस हैश सेट में ही लिंक हैश सेट आता है. तो अब लिंक हैश सेट का बताओ। ओके मैम. सो लिंक हैश सेट में वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है. उसके नल डुप्लीकेट्स ऑल्सो अलाउड नहीं करता है, और बट वो उसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है और इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है. हम्म और उसमें सिर्फ 16 एलिमेंट्स डिफॉल्ट वैल्यू होती है. मतलब 16 एलिमेंट्स दे सकते हैं. हम्म और हैश टेबल मैम, यस, स्टोर डेटा इन एरे लिस्ट फॉर्म. एरे लिस्ट के फॉर्म में ही वो स्टोर करता है। और एक चीज, सॉर्टेड सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वो बताया मैम मैंने, वो डायरेक्टली ट्री हाँ सेट वो बताया। ट्री सेट का ही करना है हमें।
ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने दो वेज बताए थे आपको, कौन से हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम कलेक्शन में। फर्स्ट वन, तो जो नॉर्मली लिस्ट सम वेरिएबल फॉर दैट एंड इज इक्वल टू न्यू एंड जैसे उसका ही क्लास, उस क्लास। इंटरफेस का ही क्लास लेना है आपको। आफ्टर दैट AC देके बट एंगुलर ब्रैकेट और सम जेनेरिक्स देके भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते कर सकते हैं, लेकिन आपने जेनेरिक्स पास नहीं किए तो हैं। वो भी क्या होगा, सब डेटा टाइप्स आपको एक्सेसिबल रहेंगे वहां पे। और अगर पर्टिकुलर कोई जेनेरिक्स पास किया, सपोज इंटीजर वगैरह, तो तो उतना ही डेटा टाइप वो अलाउ करेगा। यस, और जेनेरिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया तो कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, इंट वगैरह। ओके। कलेक्शन है, मतलब मुझे लगा कुछ बोलते ही कि नहीं कलेक्शन में, लेकिन है थोड़ा बहुत याद। अब देखो, एक थोड़ा सा आपको बताना था, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एज अ फ्रेशर आप जाओगे तो, लेकिन फिर भी रैपर क्लास सुना है किसी ने, क्या होता है? तो ये जो हमने अभी देखा कलेक्शन के अंदर, जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम ये जो इंटीजर लिखते हैं, अभी तक हमने इंट को एज इंट ही लिखा था, पूरा इंटीजर का यूज किया क्या? नहीं किया। तो ये इंट का क्या बोलते हैं, इंटीजर इज अ रैपर क्लास। मतलब जब हम शॉर्ट में इंट यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेटा टाइप। कौन सा, प्रिमिटिव की नॉन प्रिमिटिव? और उसे जब कलेक्शन के अंदर हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पूरा जब वर्ड यूज करते हैं इंटीजर, तो उसे क्या बोलते हैं, रैपर क्लास बोलते हैं। अब रैपर क्लास के अंदर आपके दो सिनेरियोज आएंगे, क्या होते हैं, पता है किसी को? हम्म, पता है? देखो इंटरव्यू को ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बस जस्ट आपको बता रही हूँ। आप लोग सब कौन सी साइट यूज करते हो स्टडी के लिए? प्रांजलि, कौन सी साइट से स्टडी करते हो? मैम जावा पॉइंट, जावा टी पॉइंट से, और गिग्स फॉर गिग्स एंड फॉर कोडिंग हैकर रैंक। जावा टी पॉइंट में क्या है, जावा टी पॉइंट मतलब थोड़ा इजी है, ठीक है। उसमें उतना दिया होता है जो आपको इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट हो। ज्यादा भी आप पढ़ने जाओगे डीप में तो जो है वो भी भूल जाओगे। तो जावा टी पॉइंट मेरे हिसाब से आप यूज करो। इंडस्ट्री में देखो, अब जो भी स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं एमएनसी कंपनीज में भी, उनको जावा टी पॉइंट से ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखो जावा टी पॉइंट के अंदर रैपर क्लास का इन्होंने एक ये बताया है। अब ये देखो, प्रिमिटिव टाइप है और उनका रैपर क्लास है। बुलियन का कोई रैपर क्लास नहीं रहता, क्योंकि बुलियन हम कभी शॉर्ट में यूज करते हैं क्या? नहीं। डेटा टाइप में भी बुलियन ही है, रैपर क्लास भी उसका बुलियन है। कैर का कैरेक्टर है, कैर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसका रैपर क्लास कैरेक्टर। बाइट का बाइट ही है, शॉर्ट का शॉर्ट है, इंट का रैपर क्लास इंटीजर है। लॉन्ग का लॉन्ग ही रहेगा, फ्लोट का फ्लोट रहेगा, एंड डबल का भी डबल ही रहेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास बुलियन के लिए, बाइट के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल के लिए रैपर क्लासेस सेम ही है। जो डेटा टाइप है वही उसका रैपर क्लास है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ये दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ऑटो बॉक्सिंग मतलब क्या, द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। डेटा टाइप का कन्वर्जन मतलब
इस डेटा टाइप का कन्वर्जन रैपर क्लास के अंदर जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। तो एक वर्ड में डेफिनेशन लिख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उतना भी आपको मालूम है उसके बारे में तो भी सफिशिएंट है। हेडिंग डालो ऑटो बॉक्सिंग, और उसमें लिखो द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। जो हाईलाइट किया है उतना ही दिख रहा है। डन। उसका एग्जाम्पल नीचे लिख के लो, एग्जाम्पल करके। कन्वर्जन ऑफ बाइट टू बाइट, कैर टू कैरेक्टर। बाइट का मत लिखो, आपको ध्यान में नहीं आएगा। कैरेक्टर एंड इंट का लिखो। कैर को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में और इंट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ये दो एग्जाम्पल्स लिख लो वहां पे। देन सेकेंड हेडिंग डालो अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में लिखो द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर टाइप्स इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब इंटीजर का कन्वर्जन किसमें? इंट में। इंटीजर इज अ रैपर क्लास एंड उसका कन्वर्जन उसके डेटा टाइप। हाँ, अपोजिट है। और उसके एग्जाम्पल में लिख लो कन्वर्जन ऑफ इंटीजर का रैपर क्लास कौन सा है? सॉरी, इंट का रैपर, इंटीजर इज इटसेल्फ अ रैपर क्लास। इंटीजर का कन्वर्जन इंट के अंदर। ठीक है, इतना ही आपको सफिशिएंट है रैपर क्लास का। और सबसे ज्यादा रैपर क्लास किस में यूज होते हैं? कलेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स। और अब जेनेरिक्स। हाँ, और दो चीजें हमने जो ली थी, स्टैटिक कीवर्ड, देन फाइनल एंड फाइनली। श्रद्धा, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में कुछ बताओ पॉइंट्स। उस लेक्चर में कौन कौन था? स्वप्निल, आप थे ना? स्वप्निल और पूजा दोनों ही थे उस लेक्चर में। static non-access modifier प्रांजलि, आप बता सकते हो? Yes, ma'am. Static is used for memory management, and in that we no need to create object. हम्म It's override method. it is used with methods like इट एक मिनट, इट इज ओवरराइड मेथड। Sorry. override नहीं कर सकते static में बस हाँ, स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवर रिडन, override. ऐसा पॉइंट था वो। प्रांजलि, Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। कितने, 4-5 पॉइंट्स बताए थे ना उस दिन? चार और कौन सा रह गया? variables स्टैटिक कीवर्ड हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ
और क्लास के साथ करते हैं क्या? स्टैटिक क्लास होता है कभी? ओके, फाइनल कीवर्ड। Final is a non-existent term, and finally is a block with exception having. फाइनल का और क्या क्या बोला था? Final में जब when the method is final, then we do not modify or change or is वी कैन नॉट मॉडिफाई दैट मेथड। और दो ही पॉइंट्स थे उसमें। final दो points थे लेकिन वो final में फाइनली में ज्यादा थे। फाइनल में और एक पॉइंट था, देखो। लिख के लिए थे सबने वो पॉइंट्स? श्रद्धा रिकॉर्डिंग देखी थी? हो गए सब पॉइंट्स? स्वप्निल, एक्सप्लेन फाइनली। Exception, kind of exception. It's not necessary to add the final block, but if we are in a citation block, it will say if and where a final block, we have to add at the last of the after the last catch block. We have to find anyhow it will take एग्जीक्यूट। और उसमें वो एग्जांपल बताया था आपको फाइल क्लोजिंग का, वो भी आप इसमें बता सकते हो। यस, हो गया। हाँ, मैप का रह गया सच में। मैप, मैप इंटरफेस कलेक्शन। क्या आउटपुट कैसे होता है? आउटपुट भी और उसका इनपुट भी बोल सकते हो आप। दोनों भी किस में होते हैं? की एंड वैल्यू पेयर में। उसके रूल्स क्या क्या है मैप के? डुप्लीकेट वैल्यू, elements are not allowed to be duplicate null values are not एलिमेंट्स नहीं बोलना है यहाँ पे। डुप्लीकेट वहां पे देखो की अलाउ करता है, बट डुप्लीकेट क्या अलाउ करता है? की वैल्यू डुप्लीकेट। are unique but values are कीज ऑलवेज क्या होती है? यूनिक होती है। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। और क्या था उसमें? उसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है कि नहीं करता वो मैप? मैप में कौन कौन से क्लासेस आते हैं? हैश और sorted हैश मैप में क्या आता है? लिंक्ड हैश मैप आता है। सॉर्टेड मैप था उसमें? लिखा नहीं था आप लोगों ने? तो एटलीस्ट देख के बताओ ताकि कंफ्यूजन ना हो उसमें। सॉर्टेड में क्या आता है? ट्री ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। उसके आपने अलग अलग पॉइंट्स नहीं लिख के लिए है। नोटबुक बताओ पूजा। हम्म, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर आपने नल वैल्यू वहां पे ली तो? रीसेट में नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब उसमें एक भी नल वैल्यू अलाउड है क्या? नहीं है। आप एक बार भी नल वैल्यू लोगे तो वो क्या करेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। उस एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग के हेल्प से? कर सकते हैं। वो है होता ही उसके लिए है एक्सेप्शन हैंडलिंग। कौन से भी कंसेप्ट में आपको अगर एक्सेप्शन आता है तो वो कौन हैंडल करेगा? ट्राई कैच ब्लॉक। आप ये ऐसा करके देखो। ट्री मैप के अंदर क्या करो, नल वैल्यू डाल दो, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, फिर बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक उसको हैंडल करो। ये चीजें करके देखनी है आपको। प्रोजेक्ट में क्या होता है? यही होता है। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों को खुद को? पढ़ाई हुई है नहीं हुई है? बाकी तो हुई लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है वो थोड़े से प्रांजलि? यस मैम, वो उससे वीक लग रहा है थोड़ा। access on access modifier मॉडिफायर्स? यस। अभी तो फिर भी पैटर्न वगैरह तो कुछ लिया नहीं।
प्रोग्राम्स, इसमें थे नहीं, वो हमने थ्योरी पार्ट ही देखा सिर्फ। लेकिन कल टेस्ट में वो भी रहेंगे, एरे के प्रोग्राम्स भी रहेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। और कल अगर कोई गायब दिखा मुझे तो देख लेना फिर। टेस्ट आपके लिए है, खुद को एनालाइज करो, बाकी सब छोड़ दो। आपको सेल्फ एनालिसिस करने को मिलेगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, आप ऊपर हो नीचे हो कहाँ हो, खुद को तो समझ में आएगा। उस अकॉर्डिंग आप आपके स्टडी का प्लान कर सकते हो। ठीक है, हमने कितना भी आपको कोई कंपलसरी किया, कुछ भी किया, तो सब डिपेंड किस पे है, आप पे ही डिपेंड है। उसका बेनिफिट भी आपको है, नहीं आए तो लॉस भी आपको ही है। और मैं बिल्कुल भी वो क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं करूंगी जो नहीं आया उनसे, और उनको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, मैं पर्सनली शेयर करूंगी। देने वाले हैं ना हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर जावा के, वो भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं अटेंड की उन। ठीक है, तो कल कितने बजे टेस्ट है? 12:30 बजे ही टेस्ट है। टेस्ट थोड़ी ज्यादा देर चलेगी क्योंकि थ्योरी है, सब सिलेबस पे है, तो ऑब्वियसली टेस्ट को टाइम टाइम का कुछ ये नहीं रहेगा, बस आप लिखो जो भी है, टाइम का इतना ये मत करो। तो उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो और कल प्रिपेयर होके आओ अच्छे से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? मैम वो प्रोग्राम से पैटर्न पे डेटा पैटर्न, अल्फाबेट, जो स्प्लिट कंसेप्ट बताया था उसके भी रहेंगे, एरे के भी रहेंगे। स्प्लिट याद है? हाँ उस पे भी रहेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेशन में भी बहुत लोग कंफ्यूज है अभी भी, ट्रिम मेथड का यूज नहीं मालूम, सब स्ट्रिंग का। ठीक है, तो वो भी अच्छे से देख लेना। ठीक है प्रांजलि, कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, सो विल कंटिन्यू टुमारो।